हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी। इस टाइम हम क्लास 9th की एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं, जिसमें से हम पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। फ्रेंड्स, आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का विभिन्न जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र या भूभाग में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे। यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली-भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू-आकृतियाँ पाई जाती हैं, पर्वत पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह इत्यादि। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। यानी जो प्रायद्वीपीय पठार है, यह बहुत पहले से ही है। इसे इसे भूमि का एक बहुत बड़ा स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल ही में बनी स्थलाकृतियां हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। तेज बहने वाली नदियां हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बना है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। यानी जो प्रायद्वीपीय पठार है, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। अब देखते हैं मुख्य भौगोलिक वितरण। यहाँ पे मैप दिया गया है, हम इसको देख लेते हैं। फ्रेंड्स, मैप को आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, पामीर की ग्रंथि हो गई। यहाँ पे एक कुनलुन श्रेणी है, जो कि यह तिब्बत में पड़ती है, यानी चाइना में। ये काराकोरम दर्रा है, काराकोरम दर्रा। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, शिवालिक, इसको नॉर्थ टू साउथ तैयार कर सकते हैं आप। जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, शिवालिक श्रेणी। यहाँ पे राकापोसी, नंगा पर्वत, जोजिला दर्रा, इसके बाद केटू, गाडविन आस्टिन, यहाँ बारालाचाला, शिव किला, कामेत, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नापूर्णा, मानसरोवर झील, कैलाश श्रेणी। उसके बाद इधर आ जाते हैं नेपाल साइड में। मकालू, एवरेस्ट पर्वत, कंचनजंगा, बुमला, उसके बाद यहाँ पे वोमडिला दर्रा, उसके बाद डाफला, उसके बाद नामचा बरुआ, पटकाई बूम जो है ये पूर्वी भाग में पाई जाती है। इसको बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे आप ये सुलेमान श्रेणी, हिंदू कुश। अगर हम नॉर्थ टू साउथ देखें, साउथ, तो यहाँ से हम पहले देखेंगे कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, शिवालिक, नॉर्थ टू साउथ।
यहाँ पे जो है राकापोशी, नंगा पर्वत, उसके बाद यहाँ पे केटू, यानी केटू राकापोशी नंगा के बीच में पड़ेगा। इसके बाद इधर पे हो जाएगा, देखेंगे वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। तो वेस्ट टू ईस्ट में हो जाएगा कि पहले कौन सा पड़ रहा है, यहाँ से देखते हैं। से नंगा पर्वत, यहाँ पे कामेत, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नापूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, और उसके बाद पटकाई बूम, नामचा बरुआ। अब नदियों की स्थिति देख लेते हैं। अब आगे देखते हैं। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज तथा सिंधु के बीच स्थित हिमालय को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, यानी सिंधु और सतलज के बीच जो है उसे हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदियां नेपाल हिमालय का एवं तीस्ता एवं दिहांग असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कीजिए, यानी अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, इसको आप बताइएगा। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखड्डगार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इसे पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों, जो औषधि शैल हैं, से बनी हैं। ये घने जंगलों से ढकी हैं तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियां शामिल हैं। ये सब पूर्व में स्थित हैं भारत के। अब हम बात करते हैं उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान उत्तरी मैदान तीन प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों से हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इन उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 300 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि के दृष्टिकोण से भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है, यानी उत्तरी मैदान जो है। उत्तरी भागों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है। यहाँ पे देखिए, क्या आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित मजोली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जहाँ लोगों का निवास है। मजोली में जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी द्वीपों का निर्माण होता है। ए अब ये देखते हैं। ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाती हैं। इन धाराओं को वितरिकाएं कहते हैं। यानी नदियां जो होती हैं निचले भाग में जब गाद एकत्र हो जाता है, उसके कारण यह बहुत सी धाराओं में बट जाती है। इन्हीं धाराओं को हम वितरिकाएं कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, क्या आप जानते हैं दोआब का अर्थ? दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। दोआब दो शब्दों से मिलकर बना है। दोआब अर्थात पानी। इस प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पंच का अर्थ है पांच, आब का अर्थ है पानी, यानी पंच पानी, यानी पांच पानी।
पंजाब को कहा जाएगा। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज हिमालय से निकलती हैं। जो सिंधु की सहायक नदियां हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बढ़ जाती है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भाग हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पूर्व, विशेषकर असम में स्थित है। उत्तरी मैदान की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृतिक विभिन्नता के कारण उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नदियां पर्वतों के बीच एक नदियां पर्वतों के नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में गुहिका का निक्षेपण करती हैं। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं नदियां पुनः निकल आती हैं एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे तराई कहा जाता है। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र है। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा काटा जा चुका है। इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए। यह लखीमपुर में स्थित है। लखीमपुर खीरी। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगर भांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इसका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन कृषि के लिए आदर्श होते हैं। अब देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यानी क्वेश्चन अगर पूछा गया कि जो प्रायद्वीपीय पठार है किस प्रकार की शैलों से बना गया है होता, तो इसमें पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना है। यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाती है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। वे इस प्रकार के क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा घाटी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखलाएं हैं, जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। अभी देखते हैं मैप हम। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है।
कम ढाल वाला है। इस पठार का इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंगलोंग का पठार कहते हैं। पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी, जयंतिया हैं। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी एवं पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है। वे सतत तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, बोर घाट, पाल घाट की स्थिति ज्ञात करें। ये सभी जो पश्चिमी घाट में स्थित हैं, ये सब दर्रे पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी से दक्षिण में नीलगिरी तक तथा पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है। ये अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को इनको काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः बढ़ती जाती है। इस भाग के ऊंचे हैं, जैसे अनाई मुडी 2695 मीटर तथा डोडा बेट्टा। ये सभी पश्चिमी घाट की चोटियां हैं, शिखर हैं, सॉरी। 2633 मीटर। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है। ये पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जो है महेंद्रगिरी है, 1500 मीटर। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवरा जावेडी की पहाड़ियां स्थित है। उडमंगलम, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, कोडाइकनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र में ज्ञात कीजिए। एटलस में देखिए। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। यानी दक्कन ट्रैप के नाम से काली मृदा को जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई, इसलिए इसके शैल आग्नेय है। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ है, जिससे काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियां हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तथा दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली हैं। देखते हैं भारतीय मरुस्थल। अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका है एवं तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रगति वर्ष 150 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में कुछ ही सरिताएं दिखती हैं और इसके बाद बालू में ही विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। यानी भारतीय मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी लूनी नदी है। बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टीला का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले पर भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह देख सकते हैं। यानी जैसलमेर अगर आप जाते हैं घूमने, तो वहां पे आप बरकान के समूह को देख सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं तटीय मैदान। तटीय मैदान प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, मुंबई तथा गोवा, मध्य भाग को कन्नड़ कन्नड़ मैदान एवं दक्षिण भाग को मालाबार तट कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग में इसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। यह सब अभी हम मैप में देखेंगे। बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट के विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है।
केरल के मालाबार तट के पास शिस्तील लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। द्वीपों द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता है। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। कवरत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, जहां मनुष्य का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभयारण्य है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। ये सब मैप में देखना है। ये अंडमान निकोबार द्वीप है। यह द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में है। बड़े संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः दो भागों में इन द्वीप समूहों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर तथा द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप तथा जंतुओं में अधिक विविधता है। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित है एवं यहाँ की जलवायु विषुवती है तथा घने जंगलों से आच्छादित है। क्या आप जानते हैं, भारत एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। यानी बैरन द्वीप पे सक्रिय ज्वालामुखी का विस्तार है। विभिन्न भूआकृतिक विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार है। इससे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला। पठारी भाग खनिजों के भंडार हैं, जिसने देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र मत्स्यन एवं पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियां भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं। फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं कि जितने टॉपिक कवर किया हम लोगों ने, अब उसको मैप के माध्यम से देख लेते हैं एक बार, तो चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हिंदू कुश है और यहाँ पे कुनलुन श्रेणी और ये पामीर की ग्रंथि है। यहाँ पे हो गया आपका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, शिवालिक श्रेणी। यहाँ पे आपका K2 है। उसके बाद इधर आते हैं तो कैलाश श्रेणी। इसके बाद अब देखते हैं कि ये इतना पोर्शन हिमालय का है। जो अभी हमने देखा है, इतना पोर्शन हिमालय पर्वत श्रेणी का है। अब देखते हैं कि भारतीय मरुस्थल, सॉरी, दूसरा देखते हैं उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान, ये आपका उत्तरी मैदान हो गया। उत्तरी मैदान में जैसे इसमें नदियां विस्तारित हैं, तो यहाँ पे हो गई सोन नदी, गंडक नदी, घाघरा नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, चंबल नदी। तो उत्तरी मैदान में नदियों का विस्तार है और यहीं से जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है, इसलिए यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है। अब तीसरा देखते हैं दक्कन का पठार, यानी प्रायद्वीपीय पठार। यहाँ पे हो गया दक्कन का पठार यानी प्रायद्वीपीय पठार। आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे यहाँ पे महादेव पहाड़ियाँ, सतपुड़ा की श्रेणी, विंध्यन श्रेणी, मालवा का पठार। और जो विंध्यन श्रेणी है फ्रेंड्स, ये विंध्यन श्रेणी जो है, ये मालवा के पठार और सतपुड़ा पठार के बीच में यानी मध्य में स्थित है। और वहीं जो सतपुड़ा श्रेणी है, महादेव पहाड़ी और विंध्यन श्रेणी के मध्य में स्थित है। इधर आपका छोटा नागपुर का पठार हो गया। और यहाँ पे आप देखते हैं कि ये आपका पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट। ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट। यहाँ पे कोंकण तट, कोरोमंडल, उत्तरी सरकार। यहाँ पे जो चोटियां हैं जैसे अनाईमुडी और अन्नामलाई, कार्डमम की पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, यहाँ पे कावेरी नदी। पे देखते
कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, महानदी, मालाबार तट, ये पश्चिमी तट का भाग है मालाबार, कोंकण, कोरोमंडल पूर्वी घाट का। यहाँ पे देखिए अरावली पर्वत श्रेणी है, गिर श्रेणी, यहाँ पे गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां हैं। ये तीनों एक सीध में है, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां। फ्रेंड्स, अब आगे कुछ अभ्यास प्रश्न दिया गया है और निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रायद्वीप। उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। दूसरा है कि भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम है। तो यहाँ से आप सीधा पता लगा सकते हैं, जिसका हो जाएगा पूर्वांचल हिमालय। अब पे होगा गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी, तो इसको हम कहेंगे कन्नड़। इसका सही उत्तर कन्नड़ हो जाएगा। इसका है कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है, इसका सही उत्तर हो जाएगा महेंद्रगिरी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपको हमारा सेशन कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।